Hey everyone, once again welcome back to Flame Empires episode number 434। पिछले एपिसोड के एंड में उस वुड पपेट डीमन की जो ट्रिबुलेशन थी वो ऑलमोस्ट अपने क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच चुकी होती है, लेकिन इसमें भी इंटरफेयर करने के लोग तैयार थे और जियान पहले ही भाप चुका था। वो फैला के रखता है अपनी स्पिरिचुअल फील्ड को। जैसे दो लाइट फ्लेयर्स लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ते हैं, जियान के चेहरे पे आ जाती है फेरोशियस स्माइल। हमारा ये सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ पे बूम की साउंड के साथ दो ब्लाइंडिंग लाइट बीम्स माउंटेन रेंज की गहराइयों से शूट होती हैं। इन गिरादे बिल्कुल नेक नहीं थे और जो कि इनके वॉलेंट ऑरे से झलक रहा होता है। जहाँ जहाँ से निकलते हैं स्पेस बढ़ जाता है, ये सीधा स्मैश हो जाते हैं जियान के डिफेंसिव ऑरे में। इनका टारगेट था वो पिलर ऑफ असेंशन, जिसमें वुड पपेट डीमन की स्पिरिट फंसी हुई है। जो वो वुड पपेट डीमन की ओरिजिन सेंस करती है कि आने वाला अटैक कितना खतरनाक है। वो पैनिक को फ्यूरी की वजह से कांप के बोलती है नॉट गुड। वहीं पे जियान तो बस सहाय करता है। वो अपनी खोपड़ी खुजा के बोलते हाँ ट्रबलसम। फिर कदम बढ़े थे आगे। वो कहता है क्योंकि हमें फेट ने एक दूसरे के पास लाया तो इसे मैं बीच में नहीं छोड़ूंगा। वो आगे की बात बहुत हल्की आवाज में बोलता है जिसे शायद वो खुद ही सुन पाए। वो कहता है हाँ ये सच है कि इंसानों ने कई गलत चीजें करी हैं। हमारी पावर को हासिल करने की अनंत भूख, जिसकी वजह से हमने कई इनोसेंट्स की जान ले ली और खुद नेचर को भी खराब करने की कोशिश की। लेकिन सच्चाई ये है कि आज की क्योटिक दुनिया में कमजोरों के पास सफर करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। ये बस सह ही सकते हैं। बस मैं उम्मीद करूंगा कि डीमन रेल में पहुंचने के बाद तुम अच्छे से जीना। ये शब्द उसके होठों से निकले ही होते हैं। गूंजने कई शावों 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 की आवाजें। होली फ्लेम टेरिफाइंग पावर के साथ इरप्ट हुई थी, जैसे आसमान एकदम फायर हेल की तरह हो जाता है। फैलने वाले फ्लेम की सैलाव का प्रेशर इतना इंटेंस था कि हम की आवाजों के साथ स्पेस कांपने लगा था। ऐसा लगता है कांप तो रही थी पूरी माउंटेन रेंज भी। यानी कि साफ परसेप्शन ने पूरे मामले को समझ लिया होता है। स्पेशली अभी कई पावरफुल और अप्रोच कर रहे थे। ये बस याओग्लन के फेस्टिवल में आने वाले कॉम्पिटिटर्स ही नहीं होते, बल्कि इनमें कई एंशिएंट बीस्ट थे जिन्हें यहाँ पे लालच खींच के लाया था। ये उस पिलर ऑफ असेंशन को शैटर करके वुड पपेट डीमन की ओरिजिन को अपने लिए हासिल करना चाहते थे। आखिरकार असेंशन के दौरान स्ट्रॉन्गेस्ट बींग्स भी बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। इन्हें हेवंस का वो टेस्ट बांध रहा होता है। इस ब्रीफ मोमेंट के लिए अगर उन्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा हो तो एक कमजोर हमलावर भी इनकी जान ले सकता है। बादलों में से एक मॉकिंग आवाज आती है जो कहती है वुड पपेट डीमन, हम हजारों सालों से पड़ोसी रहे, क्या तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा सेल्फिश नहीं है कि तुम अकेले असाइन कर रहे हो। एक और आवाज कहती है यस यस, हम तुम्हारे साइड बाय साइड सेंचुरी से रह रहे हैं, क्या हमें ब्लेसिंग और हार्डशिप साथ में शेयर नहीं करनी चाहिए। ये दोनों कोल्ड और शार्प आवाज में हंसने लगे थे। इनके साइड में दो डार्क लाइट के ऑब्स अपीयर होते हैं, जिनमें एक मर्की रेड था तो दूसरा डस्की येलो। लेकिन खास बात ये थी कि इन दोनों में से किलिंग इंटेंट रेडिएट हो रहा था, जो इवन ईयर को भी वाइब्रेट करके रख देता है। लाइट प्लेयर के अंदर से वुड पपेट डीमन धाड़ के बोलता है शेमलेस बैस्टर्ड, हमारी मेरे असेंशन में इंटरफेयर करने की हिम्मत हुई। बिजलियां क्रैकलिंग आवाज के साथ गड़गड़ाती हैं। माउंटेन्स में उसकी आवाज गूंजती है। लेकिन वो पहला वाला घुसपैठी है, बोलता है एनफ, चलो इससे पहले बाकी के लोग आए हमें इसे खत्म करना होगा। क्योंकि तुम अपनी पावर को शेयर नहीं करना चाहते तो लगता है तुम्हारे ओरिजिन को हमें हथियारना होगा। ही क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें छोड़ के तुम अकेले डीमरियन जा सकते हो। वो फिर से हंसने लगे थे। जैसे इनके शब्द फेड होते हैं, दो मफल्ड बूम बूम की साउंड के साथ पावरफुल बींग्स अपने आप को रिवील करते हैं। ये इनकी ट्रू फॉर्म थी। एक होता है अर्थ रॉक बियर, एक ह्यूज फिगर जिसे थिक स्टोन आर्मर ने ढक रखा था। इसकी बॉडी अर्थ एनर्जी को रेडिएट कर रही होती है। इसकी हर एक सांस में एक क्रशिंग पावर थी। और इसके बगल में था एक थ्री टेल डीमन फॉग। ये इंसान जैसा दिखने वाला था लेकिन बहुत ईरी। इसके पीछे तीन पूंछें लहरा रही होती हैं और इनमें से हर एक में मिस्टीरियस लाइट भरी हुई थी। दोनों ही मिड से ए स्टार दो इमोर्टल का ऑरा रेडिएट कर रहे होते हैं। ये इतना टेरिफाइंग था कि एक लेट से ए स्टार दो चांद भी इनसे फाइट करने के लिए हेजिटेट करे। दोनों बीस की आंखें ग्रीड से भर जाती हैं। वो साथ में कहते हैं डू इट। वुश वुश की साउंड से इरप्ट होते हैं इनके ऑरे। ये डेजलिंग एनर्जी स्ट्रीम्स में ट्रांसफॉर्म हो गए, किसी टूटते हुए तारे की तरह आगे बढ़ गए थे। हवा वैंग की आवाज के साथ बढ़ जाती है। वो फोर्स पहाड़ों को चकनाचूर करने के लिए काफी थी। और इसी वर्ड में जियान की आवाज गूंजती है जो कहती है असेंशन करते हुए बीइंग के साथ ऐसे इंटरफेयर करना ये अच्छी बात नहीं है, इसलिए चलो मैं इसे हैंडल करता हूँ। जियान अपने हाथ को उठाता है। फ्लेम ने दो बड़े बड़े ड्रैगन के मुंह का आकार लिया था जो आने वाले टैक्स को तुरंत ही निकल जाते हैं। वो एनर्जीज फटाक से एवापोरेट और डिसइंटीग्रेट हो गई थी। फिर नेक्स्ट मोमेंट में जियान की बॉडी किसी लिविंग वोल्केनो की तरह बन गई थी। जिंग आवाज के साथ स्पेस फटता है। वो स्कॉचिंग हीट पूरे आसमान को ढक लेती है। लग झपकती जियान दुनिया एकदम मोल्टन क्रिम्सन हो गई थी। एक डोमेन जहाँ पे बस आग का राज चलता है। जब लोग इन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस को सेंस करते हैं, इन सबके चेहरे शॉक से भर गए थे। वो कहते हैं ये होली फ्लेम है।
हैं। ऑफ कोर्स ये बस दोनों बीस्ट ही नहीं होते हैं बल्कि वो काउंटलेस स्पेक्टेटर्स जो कि ऑल्डर माउंटेन से देख रहे थे, अब इन सब की आंखें श्रिंक हो गई होती हैं। अब वो पावरफुल ओल्ड मास्टर्स जिन्होंने शुरुआत में जान को डिसमिस कर दिया था, वो समझ जाते हैं कि वो इनकी कितनी बड़ी गलती थी। वो लेजेंड वाली होली फ्लेम, इसका मतलब होली फ्लेम बस इस लड़के की वाइफ के पास नहीं है बल्कि खुद ऐसी पावर को भी पोजेस करता है जो कि खुद हेवंस को जला सके। ऑल्डर माउंटेन के ऊपर बैठे लोग अपनी सीट से खड़े होने लगे थे। अभी जान की बॉडी से जो एम्बर फ्लेम इरप्ट हो रही होती है, उसने पूरे आसमान को एक मोल्टन गोल्ड कलर से ढक दिया था। यहाँ की नेचुरल ऑरा से भरी हुई हवा इतनी ड्राई हो जाती है कि लोगों के गले सूखने लगे थे और हार्ट बीट तेजी से बढ़ती हैं। सामने का मंजर ऐसा था जिसके बारे में लोगों की इमेजिनेशन की लिमिट्स खत्म हो चुकी होती है। कोई बोलता ही ये जियान क्या एक मॉन्स्टर है, उसके चारों तरफ के 1 किलोमीटर के दायरे का वर्ड अपने आप ही डिस्टॉर्ट होने लगता है। बादल भी सिजलिंग आवाजों के साथ जलने लगे थे। ये वो टेरिफाइंग हीट थी जो कि एक साथ दो इमोर्टल को भी एक सफोकेटिंग प्रेशर फील करवा दे। फाइनली याओ क्लैन का वो पेट्रियार्क याओ पैन, जो कि अपने टैलेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड फील करता था, वो भी अपने सिर को लाके बोलता है क्या इनक्रेडिबल टैलेंट है। इस मोमेंट में उसके दिल में कोई भी डाउट नहीं बचा होता। ये सो कॉल्ड मेडिसिन क्लैन का फेस्टिवल, जो कि ओरिजिनली याओ क्लैन को ग्लोरीफाई करने के लिए बना था, वो जियान के लिए दूधी कॉन्टिनेंट की टॉप बींग्स में से एक बनने में बस सीढ़ियों का काम कर रहा है। अच्छी बात ये थी कि याओ पैन अपने क्लैन के बाकी जिद्दी बुड्ढों की तरह नहीं होते हैं, वो बस सच्चाई देखते थे। उनके हिसाब से एल्केमी का वो सुप्रीम पाथ ये बस उनके क्लैन के प्राइड के काफी ऊपर है। इवन याओ ईचेन, जो कि शुरुआत से एकदम प्राउड और एरोगेंट रहा है, वो अब जियानो को एक मोर्टल एनिमी मानने लगा था। वो बगल में खड़े शैनों की आंखों में देखता है। दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग फ्लैश हुई थी। ये जियान से डील करने के प्लान्स बनाने लगे थे। हाउएवर अभी एक्शन लेने की किसी की हिम्मत नहीं होती। इंस्टेड ये अपनी टाइम को इस्तेमाल करेंगे मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने के लिए। फिर स्पिरिचुअल असेंशन के सर्कल के लास्ट एंड में ये होली फ्लेम की हीट को संभालने के लिए तैयार होंगे। सिन वापस से लौटता है जियान के पास। होली फ्लेम के उस सेक्रेड ऑरे के सामने ये 7 स्टार दोशान से नीचे के बीस्ट अपने सिर को झुकाए लगे थे। इनके पैर कांपने लगते हैं। वही पे वो 3 टेल डीमन फॉक्स की आंखें डिसबिलीफ से भर जाती हैं। वो कहता है बस एक 7 स्टार दोशियान और ये होली फ्लेम को पोजेस करता है। उन दोनों के लिए क्या सरप्राइज की बात है। अब भाई लोमड़ी तो अपनी चालाकी के लिए जानी जाती है। वो फटाक से बोलता है ह्यूमन, अगर तू हमारे सामने सरेंडर कर देता है तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि, लेकिन जियान उसे अपनी बात को खत्म नहीं करने देता। वो हाथ घुमा के बोलता है चलो इसमें मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। उसके जेस्चर के हिसाब से आसमान की फ्लेम और भी इंटेंस हुई थी। एम्बर फ्लेम की बहुत सारी स्ट्रीम्स उसके हाथ में इकट्ठी होती है। एक कंप्रेस होकर फॉर्म लेने लगी थी एक फ्लेम एल्फ का। वेल एक छोटी सी फ्लेम फॉक्स होती है जो कि खुशी से जियान के आर्म के ऊपर डांस कर रही होती है। हाउएवर इसके अपीयर होने के बाद जियान के चारों तरफ का ऑरा ग्रो होने लगा था। उस फ्लेम स्प्रिट फॉक्स की आंखों में लाइवलीनेस आती है, जैसे उसके कोर में कुछ डेवलप होने लगा हो, कुछ जागने लगा हो। इस सीन को देख के दोनों डेमोनिक बीस्ट एकदम अनईजी हो जाते हैं। ये अपनी फ्यूरी को अनलीश करते हुए बोलते हैं किल। वो एंडलेस डेमोनिक एनर्जी इनकी बॉडी से बूम की साउंड से इरप्ट होती है। एक रोशनी के स्टॉर्म को बना देती है जो कि आसमान को डिवावर करने लगता है। वो पहने पहने विंड एनर्जी के ब्लेड इनके सामने तो सूरज की रोशनी भी डिम हो गई थी। वही वे हवा को धाउल करती है। माउंटेन रेंज में फैलता है एक डेथली ऑरा। वही वे पिलर ऑफ असेंशन के बीच में वो वुड पपेट डीमन जो कि एक प्योर एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है, लेकिन तब भी उसकी कमजोरी सी बातें निकाली जाती हैं जियान के ऊपर। उन फ्लेम्स की टेरिफाइंग माइट के सामने उसकी सोल भी कांप जाती है। वो जानता था कि अगर जियान ने शुरुआत से इस फ्लेम का इस्तेमाल किया होता तो उसकी वुड एटीट्यूड की एनर्जी की क्या मजाल थी। जियान अब तक उसे कोयला बना चुका होता। गूंजती उसकी हल्की सी आवाज जो कहती होली फ्लेम फायर। उसके हाथ के ऊपर की फ्लेम फॉक्स पर ट्रेम्बल हुई थी। फिर इसमें से इरप्ट होता है भयानक ऑरा, उनकी इंस्टेंट में ब्लेजिंग इन्फर्नो का फॉर्म लेती है। उस एम्बर फायर के समुद्र ने पूरे आसमान को निगल लिया था। जियान फिर से बोलता है होली फ्लेम सी बर्न। इन शब्दों का फ्लेम ने रिप्लाई किया था। ये आग का समुद्र फिर से एक्सपेंड होने लगा था। उन दोनों डीमंस के अटैक जो कि शुरुआत से टेरिफाइंग लग रहे थे, ये खुद ही ट्विस्ट और डिवावर होने लगते हैं। होली फ्लेम की हीट के सामने किसी की नहीं जलती। उस एम्बर फायर लाइट में एक डिस्ट्रक्टिव पावर छिपी हुई थी जो कि सब कुछ एनालाइज कर सकती थी, इवन हेवन और अर्थ को भी। इसलिए भले दोनों बीस के पास मोस्टर स्ट्रेंथ हो, लेकिन अभी दोनों के लिए सांसें लेना भी मुश्किल हो गया था। वो अर्थ डीमन वे शॉक के साथ बोलता है डैम इट, ये क्या हो रहा है। उसका वो मिट्टी ऐसा आर्मर होने लगा था लाल। वहीं पे शोल्डर से कई क्रैक्स फैलने लगते हैं। एट द सेम टाइम उसकी मैसिव बॉडी वो सेयरिंग हीट के सामने वो ट्रेम्बल होती है। वो व्यक्ति उसे धाड़ मारता है। वो 3 डीमन फॉक्स जिसकी पूंछों के बाल जल रहे थे, वो दांती मीचते हुए बोलता है लगता है हमें अपने ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल करना ही होगा, क्योंकि अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो वो डीमन सफल हो जाएगा और हम जिस ओरिजिन के पीछे हजारों सालों से हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोनों ही बीस्ट एक दूसरे की आंखों में देख के नॉड करते हैं। फिर इनका और भी डार्क और
क्योटिक हो गया था। एक ऐसी पॉइजनस मिस की तरह आसमान को बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ अभी जियान की काम आंखें भी ग्लो हो रही थी। वो सोचता है कि अगर मेरी स्ट्रेंथ इट्स रेयर में ब्रेक थ्रू कर लेती है तो होली फ्लेम की प्योर पावर की एम्पलीफिकेशन के साथ इनकार्नेशन के नीचे मैं बिल्कुल इनविंसिबल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरी मल्टीपल होली फ्लेम्स के फ्यूजन ने एक नई ओरिजिनल स्किल को जन्म दिया है। इसकी पावर अभी वैसी नहीं है जैसी पहले हुआ करती थी। वो जैसी एक हाथ से ऊपर की तरफ इशारा करता है, सी ऑफ फायर में शाऊ शाऊ चरचर की आवाजें गूंजती हैं। ये हजारों मीटर के दायरे में फैला हुआ इन्फर्नो इसे ट्विस्ट और घूमना शुरू हो जाता है। बस अफसोस की बात होती है ट्री स्टोन और बीस्ट के लिए, जो कि गलती से उसके रेंज में फंस गए थे। ये सब क्रिजन ऐश में बदल जाते हैं। इस इन्फर्नो के सामने फाइनली दोनों इनॉर्मस बीस्ट अपनी एक्चुअल टू फॉर्म्स को रिवील करते हैं। इनकी बॉडी होती है एक्सपेंड और वो अर्थ डिवन वेयर जैसे मोल्टन ब्राउन फर ने ढक रखा था। वो दोनों पंजों को उठा के तेज दाड़ मारता है। उसकी वो ह्यूज बॉडी किसी बड़े से पहाड़ की तरह लगती है, एकदम अनस्टॉपेबल, और आंखें भरी होती है मैडनेस से। वहीं पे उसके साइड में थी थ्री टेड डीमन फॉक्स। उसकी तीनों पूंछें चाबुक की तरह चल रही थी, जो स्पेस की फैब्रिक को बीच में से फाड़ देती हैं। हर एक मूवमेंट टेरिफाइंग रिपल को रिलीज करती है। दोनों की आवाजें साथ में गूंजती हैं। एक कहता है फिस्ट ऑफ द अर्थ, तो दूसरा डीमन फॉक्स हार्ट आए। एक मैसिव स्टोन फिस्ट और डार्क रेड स्पेक्ट्रल फॉक्स ये मीटियोर की तरह जान की तरफ शूट हो गए थे। इनके अंदर की जो शेयर फोर्स होती है उसने चारों तरफ का टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया होता है। इवन उस फायरी आसमान में भी क्रैक्स डेवलप होते हैं। वो डीमन फॉक्स गुर्रा के बोलता है ह्यूमन ये तेरा एंड है। उसकी आंखें नफरत और ग्रीड से भरी होती है। उसके हिसाब से इस अटैक के साथ इसकी बॉडी और सोल दोनों ही खत्म हो जाएंगी और उस वुड डीमन की ओरिजिन इनकी होगी। हाउएवर रिप्लाई में बस एक स्माइल आई थी। जियान कहता तो चलो मैं तुम्हें अपनी नई पावर दिखाता हूँ, जो कि होली फ्लेम की फ्यूजन से बॉर्न हुई है। लाइटनिंग स्पीड से एंड चेंज हुई थी। टेक्निक का नाम था होली फ्लेम आर्मर। तो इनकी चारों तरफ की होली सी ऑफ फायर में से कई फायर थ्रेड्स निकले थे जो जियान की बॉडी को ढकने लगते हैं। एक ही सेकंड में जियान को कोकून ने ढक लिया होता है। ये हर एक फायर थ्रेड उसकी बॉडी से मर्ज होता है, चाहे उसका चेस्ट हो या फिर उसकी मसल्स। ये नई एबिलिटी सबसे कनेक्ट करती है। फाइनली कंडेंस हुआ था एक रेडिएंट आर्मर, जो कि एकदम पिघले हुए सोने की तरह लगता है। स्पेशली इसके ऊपर जो एंशिएंट लाइंस चमक रही होती हैं, उनमें एक अलग लेवल का डिवाइन ऑरा मौजूद था। इस होली फ्लेम की ब्रिलियंस में ढका हुआ जियान बिल्कुल गॉड की तरह लगता है। चेहरे की स्माइल होती और भी डीप। अब जो अपनी हाथ को क्लेंच करता है, यहाँ का वॉइड खुद से कुटने लगा था। पंच का नाम होता है हेवन ब्रेकिंग फिस्ट। एक रिप स्विश की साउंड के साथ 1000 मीटर चौड़ा गोल्डन फ्लेम फिस्ट सीधे दोनों बीस के अटैक से टकरा गया था। होली फ्लेम की डिवाइन पावर के सामने इन दोनों की बिल्कुल नहीं चलती। ये पफ पफ की आवाज के साथ खत्म हो जाते हैं। अब जब वो अर्थ डीमन वेयर और थ्री टेड डीमन फॉक दोनों के बीच की पावर डिफरेंस को फील करते हैं, ये दांती में इसकी बोलते हैं डैम इट ये इंसान। इनकी आंखों में फियर फ्लैश होने लगा था। ये बिना एक भी शब्द को बर्बाद करते हुए धूम दबा के यहाँ से वेनिश होने लगे थे। हाउएवर जियान इनका पीछा नहीं करता। वो जानता था कि अगर वो यहाँ से गया फिर सारी किए किराए पे पानी फिर जाएगा। वो उसे लाके बोलते सच में अफसोस की बात है, मेरी नई होली फ्लेम ओरिजिन स्किल होली फ्लेम सोल आर्मर लगता है इसकी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए मुझे और भी पावरफुल अपोनेंट्स की जरूरत है। बल्कि किसी सांस छोड़ते हुए अपने ऑरे को वापस ले लेता है। चारों तरफ की फ्लैशेस डिम होती है। लगता हुआ आसमान भी शांत होने लगा था। हालांकि जियान को ऑरे तो चारों तरफ कई फील होते हैं, लेकिन तब भी बिना किसी चिंता के जियान वहीं पे क्रॉस लेग पोजीशन में बैठ जाता है। फोकस करता है अपने अंदर। अभी वो एक तरफ तो वुड पपेट डीमन के असेंशन को गार्ड कर रहा था, तो दूसरी तरफ अपने अंदर की नई पावर को कॉम्प्रेहेंड कर रहा होता है। उसके ऊपर का आसमान अभी सिल्वरी और एम्बर लाइट से जल रहा था। बिजलियों के जो आखिरी रेशे रह गए होते हैं वो आसमान में धीरे धीरे घूम रहे थे। इन सब के बीच में शांति से बैठा हुआ जियान किसी गार्डियन डीटी की तरह लगता है, जिसकी बस प्रेजेंस ही सबको दबाने के लिए काफी थी। देखने वालों में से एक बोलते है जियान सच में एक फ्रीक है, इतने बड़े तमाशे को बना देना। मैं तभी कहूँ कि हमारे एंसेस्टर्स शाओकाइन की इतनी तारीफ क्यों करते थे। बस सवाल ये कि अगर वो भी इस जैसे मॉन्स्टर्स थे तो वे एक ही रात में अचानक से कैसे गायब हो सकते हैं। इसके बगल में बेटा साथी कहता है जाने दो। जियान के इस आउटवर्ड्स ने सबके ध्यान को अपनी तरफ खींच लिया है। मेरे हिसाब से अभी सारी की सारी नजरें उस पर टिकी होंगी, और अगर ये कंटेस्टेंट फर्स्ट प्राइज को हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले इसे खत्म करना होगा। एट द एंड वो चाहे कितना ही पावरफुल हो, आखिरकार वो अकेला ही है। हजारों कॉम्पिटिटर्स को एक साथ फेस करना ये सबके लिए ट्रबलसम है। अभी दूर खड़ी लिंग जैसी की आंखें चमक रही होती हैं। उससे कहती है लगता है मुझे थोड़ा और डीप जाना होगा, पहले मैं और जानकारी इकट्ठी करती हूँ फिर मिलती हूँ जियान से। वो फ्लक्चुएट होते हुए आसमान को एक बार फिर से देखती है। आंखों में अपीयर होती है डिटर्मिनेशन। लिंग जैसी डिसाइड करती है कि वो जियान को पूरे एफर्ट से सपोर्ट करेगी। ये बस अट्रैक्शन नहीं था बल्कि एक रिपेमेंट थी, एक ऐसी कीमत जिसे स्पिरिट क्लैन को चुकाना ही होगा। उन्हें एहसानों को भूल नहीं सकते। फाइनली कुछ देर बाद आसमान में
एक थंडरस आवाज गूंजती है, एक बूम की साउंड। वो आवाज कहती है ह्यूमन थैंक यू। स्पेशली उन दोनों लीडर भी इसकी ऐसी हालत हुई थी, किसी और भी इसकी मूव करने की हिम्मत नहीं होती। जान के उस टेरिफाइंग और इन सबको सबमिशन में ला दिया था। आसमान को धीरे धीरे एक प्योर ऑरा ढकने लगता है। वो वुड पपेट डीमन और भी तेजी से ऊपर उठता है, सेंशन और भी क्लियर होती जाती है। फाइनली शूइंग की साउंड के साथ वो पूरी तरह से ठंडे क्लाउड्स के बीच में गायब हो गया था। अब उसकी प्रेजेंस भी फील नहीं होती। फाइनली इसी मोमेंट में आसमान में फ्लोट करने वाला जियान खोलता है अपनी आंखें। ठंडे क्लाउड्स हटने लगते हैं, बस बाकी रह गई थी वो ओरिजिन एसेंस जिसे जियान अब्सॉर्ब करेगा। वो अपनी मैस्टिक टूर में कहता है राइज। थम 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 की साउंड के साथ पावरफुल ऑरा रिलीज होता है। वेल वैसे जियान की कल्टिवेशन नहीं होती है, बल्कि कुछ डिवाइन था, कुछ ऐसा जो कि बस उसकी ब्लड लाइन नहीं बल्कि उसकी सोल से जुड़ा हुआ था। हमारा ध्यान जाता है उस स्टोन जैसे फिजिकल शेल के ऊपर जो कि अभी हवा में हवर कर रहा होता है। इसमें से एक सॉफ्ट ग्रीन लाइट निकल रही थी। ये उस वुड पपेट डीमन की वही बॉडी होती जिसके अंदर वुड ओरिजिन की पावर थी। वो तो असेंड हो चुका था और ये बॉडी उसे डीमन वर्ल्ड तक फॉलो नहीं कर सकती, इसलिए उस क्रीचर ने अपने शेल को पीछे छोड़ दिया होता है। जब जन एक बार फिर से कंफर्म कर लेता है कि असेंशन सक्सेसफुल रही, तो वो कलेक्ट करता है वुड ओरिजिन और मैप को। जियान कहता है अच्छा हुआ कि पहले मूव करूं, इससे पहले लोग अपने लालच को कंट्रोल न कर पाए। उस क्रीचर की ड्वेलिंग यानी कि गुफा में जाएगा, वो जहाँ पे ओरिजिन को ऑब्जर्व करके अपनी वुड एट्रीब्यूट को और भी मास्टर करेगा और फिर रिफाइन करेगा अपनी न्यू होली फ्लेम ओरिजिन टेक्निक को। ये सीन होता है करीब 1 घंटे बाद का। हम एक शानदार सी स्पिरिचुअल केव के अंदर का सीन देखते हैं। अब जियान क्रॉस लाइक पोजीशन में बैठा होता है, उसकी नजरें जाती हैं चारों तरफ फैली हर्ब के ऊपर और वो चमकती हुई वाइन्स जिन्होंने गुफा की दीवारों को ढक रखा था। जियान औ के साथ बोलते हैं ये जगह, मैं तभी कहूँ उस क्रीचर के पास ऐसी लाइफ ओरिजिन कैसे है, ऐसी ट्रेजर्ड लैंड पे रहना। इस प्लेस का हर एक इंच एक वाइब्रेंट लाइफ फोर्स से धड़क रहा होता है। यहाँ प्योर वुड एलिमेंट की एनर्जी भरी हुई थी। वो एक एक करके सारी हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने लगता है और ढूंढता है जिनकी उसे जरूरत है। लेकिन कुछ समय के बाद जियान की भैंस उड़ जाती है। वो कहता है डैम, मुझे अभी लास्ट इंग्रेडिएंट नहीं मिला, वो फाइनल मेडिसिन मटेरियल। लगता है वो जियान को परेशान करने वाला था। उसके एक्सप्रेशंस हो जाते हैं और भी हार्ड। वो कंटिन्यू करता है जाने दो, मैं डीमन की ओरिजिन को पहले अब्सॉर्ब करता हूँ, फिर अपने डुअल एट्रीब्यूट को स्टेबलाइज करूंगा, बाकी चीजों को बाद में देखा जाएगा। खासकर मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि मेरी नई होली फ्लेम ओरिजिन टेक्निक क्या कर सकती है। रिलीज होती है उसकी स्पिरिचुअल फोर्स जो कि इस पूरी केव को कई बैरियर से ढक लेती है। इस स्पेस को सील कर दिया गया था। फिर जनथाड़ के बोलते हैं होली फ्लेम आर्मर, वो एक्टिवेट कर देता है उस टेक्निक को, जैसे इस केव के अंदर वॉलेंट रिपल्स फैलने लगी थी। गूंजती वो शावू 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 की आवाजें। इतनी सारी होली फ्लेम्स की फ्यूजन की वजह से वो कोई लिविंग वोल्केनो जैसा लगता है। उसकी स्किन एकदम लाल हो जाती है और आंखें एकदम एम्बर। धीरे धीरे करके उसकी बॉडी के ऊपर एम्बर फ्लेयर्स डेवलप होने लगी थी। इनके ऊपर मूव हो रही होती हैं फ्लेम मार्किंग्स, जैसे कि सोने की नसें हों। जिस पर शिमरिंग आर्मर जियान को ढकता है, उसे एक खतरनाक पावर का एहसास होता है। जियान अपनी उंगलियों को क्लेंच करके बोलता है सच में क्या इनक्रेडिबल टेक्निक है। इस आर्मर की ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और हीट की वजह से अब जियान की डिफेंसिव और ऑफेंसिव एबिलिटीज नए लेवल पर जा चुकी थी। वो स्माइल करता है। ड्रैगन गॉड की ट्रांसफॉर्मेशन से अगर इसे कंबाइन किया जाए तो अभिमन्यु के एज दूसर उसके सामने बहुत बड़ा खतरा नहीं होगा। इसके मामले को चेक करने के बाद जियान डिस्पेल करता है आर्मर को। वो एक बार फिर से ऊंची से टान पे बैठ गया था और अपनी तरफ खींचता है उस ग्रीन ओरिजिन लाइट को। ये उस वुड पपेट डीमन का कोर था। जैसे चीज जियान की हथेली के ऊपर आती है, उसके अंदर के दो कोर्स ट्रेम्बल होते हैं। एट द सेम टाइम अपनी फायर और वुड टाइप की एनर्जीज के बीच में एक प्रोफाउंड रेजोनेंस को फील करता है। वो समझ जाता है कि अगर उसने इन दोनों को कंट्रोल करना सीख लिया तो इवन गो क्लैन के पेट्रियार्क गोयुआन जियान की एबिलिटीज उनसे भी ऊपर चली जाएगी। ऑफ कोर्स कल्टीवेशन अभी जियान की पीछे थी, लेकिन ये उसकी पावर्स का पीक होगा। हवा में हल्की सी रिपल्स फैलाने वाला वो ग्रीन लाइट और जियान को इसमें से अपना कोई विल यानी कि इंटेलिजेंस फील नहीं होती। हाउएवर इसके अंदर की एनर्जी इतनी ज्यादा वास्ट और प्योर होती है, ये उसकी हार्ट बीट्स बढ़ाने लगी थी। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी की वुड टाइप के दो कोर की ट्रैम्बलिंग बढ़ती है। इसमें से राइज होती ग्रीडी हंगर। एट्रीब्यूट का फ्यूजन कभी आसान नहीं रहा। एक नॉर्मल इंसान के लिए बस एक ही सिंगल एलिमेंट को बहुत अच्छे से मास्टर करना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं पे उसमें जब दूसरा मिलता है तो फिर ये कुछ ऐसा होता है जैसे खुद के खून को इसके अंदर की किसी इनहेरिटेंट चीज को बदला जा रहा हो। स्पेशली उस अनइमेजिनेबल पेन की प्रक्रिया से गुजरना, इसके लिए अलग ही तरह की डिटर्मिनेशन चाहिए। और लगता है जिसका डर था वही होता है। जियान की आंखों में खुशी जैसे झलकी होती है तभी उसका फायर टाइप का दो कोर वेंग की आवाज के साथ तेजी से विरोध करने लगता है। इसमें से एक वॉलेंट ऑरा इरप्ट हुआ था, जैसे वो इस नई पनपने वाले एलिमेंट को कंज्यूम करना चाह रहा हो। और वो कहा जाता है ना कि टू टाइगर्स कैन नॉट शेयर वन माउंटेन। जन के फायर दो कोर ने डेंजर सेंस किया था। इससे पहले
वुड की पावर अपनी जड़ें बना सके उसे डिवावा करने की कोशिश करता है। और वो जान इसके लिए तैयार था। एक शार्प बज की आवाज गूंजी थी। जान अनलीश करता है अपनी पूरी सोल पावर को, जो कि किसी सैलाब की तरह चारों तरफ फैल गई थी। उस फियर्स फायर कोर को फोर्सफुली सप्रेस किया जाता है। फाइनली जैसे ही जान इशारा करता है, वो हरे रंग का गोल्ड क्रंच की साउंड के साथ अपने आउटर शेल को तोड़ता है। अंदर से वो लिक्विड निकला था, जो कई मोटे मोटे थ्रेड सिंबल के सीधे मर्ज होने लगता है जान की मेरिडियन से। बेसिकली उसकी नसें मान लो। जिस मोमेंट में एसेंस एंटर हुआ था, उसकी बॉडी से पुफ की साउंड से एक भयानक ऑरा इरप्ट हुआ था। ये वाइटैलिटी थी। जान को ऐसा लगता है जैसे उसकी नसों से ग्रीन एनर्जी की नदियां बह रही हो। उसकी ऑर्गन्स उसकी बोन्स को रैप कर रही होती है। इवन गुफा के अंदर के प्लांट्स भी रिस्पॉन्ड करते हैं जान की बॉडी से उन फ्लक्चुएशंस को ऑब्जॉर्व करके। ये देखते देखते और भी तेजी से ग्रो होने लगते हैं। इनके अंदर की लाइफ फोर्स नरिश होती है। वही पे जान की बॉडी चमकने लगती है एमरल्ड ग्रीन कलर से। ऐसा लग रहा था वो खुद नेचर से एक हो रहा हो। वो एंडलेस वाइटैलिटी की रिपल लगातार फैलती है। जगह जगह पे नई जड़ी बूटियां उगने लगती हैं। ऑफ कोर्स चीजें स्मूथ चलती रही, ये कैसे हो सकता था। जैसी ट्रांसफॉर्मेशन गहरी होती है, हम जान की त्वचा को क्रैक क्रैक के साउंड से फटते हुए देखते हैं। ये ऑरा सच में ओवरवेलमिंग था। वो क्रिस्टल के टूटने वाली आवाजें लगातार सुनाई देती है, और इसके साथ जो पेन आता है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। जैसे उसका गला फट गया हो। एक नए एलिमेंटल एट्रीब्यूट को बाइंड करने में जो दर्द आता है, वो कुछ ऐसा था जैसे बहुत सारी सिल्वरी नीडल से हमारी सोल को छलनी किया जा रहा हो। एकदम रिलेंटलेस और मर्सीलेस। लेकिन जान बिल्कुल पीछे नहीं हटता। भले ही माथे पे बड़ी बड़ी पसीने की बूंदें बन रही हो, लेकिन वो दांती मीस के सब कुछ इंड्योर करता है। ग्रेजुअली उसकी दुई सी के अंदर का वो टाइप का कोर्स स्टेबलाइज होने लगा था। हाउएवर इस बार ये पहले जैसा नहीं रहा था। इसकी स्ट्रेंथ भयानक स्तर से ग्रो होती है। वो वाइब्रेंट लाइफ एनर्जी उसके पूरे खून में मिल जाती है। ये ऑफ कोर्स फायर टाइप के एलिमेंट से क्लैश कर रही थी। ये होना नॉर्मल भी था, क्योंकि दोनों थी अपोजिंग फोर्सेस, और दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होती। इतना दर्द तुम्हारे भाई से भी देखा नहीं गया, इसलिए हम कर लेते फटाफट से फास्ट फॉरवर्ड। अब 3 दिन गुजर चुके थे। इन 3 दिनों में केव के अंदर बैठा हुआ जान एकदम मोशनलेस रहता है। वो साइलेंटली उस एगनी को सफर कर रहा था, जिसे और कोई इंसान शायद सह नहीं सकता। लेकिन ऐसा ही कहा जाता है कि मेहनत बेकार नहीं जाती। इन लंबे टॉर्चरस दिनों के बाद वो उस वुड पपेट डीमन की ओरिजिन जान की बॉडी से मर्ज हो चुकी थी। इसका ब्रेड इवन उसकी सोल पे आ चुका होता है। यानी कि भले ही जान की बॉडी तबाह भी हो जाए, तो जब वो नई बॉडी हासिल करेगा, वो नई लाइफ फोर्स को अपनी सोल से जनरेट कर पाएगा। ऑफ कोर्स ये बॉडी उसकी ऑलरेडी काफी शानदार थी। हालांकि मर्ज तो 2 दिन पहले ही पूरा हो गया होता है, लेकिन बाकी के 1 दिन में जान मास्टरी करता है अपने वुडन एट्रीब्यूट के ऊपर। अब दोनों फायर और वुड की पावर उसकी बॉडी में एकदम हार्मनी के साथ फ्लो होती है। ये डुअल फोर्सेस फ्लेक्सिबल और अलाइव, जिन्हें जैसे चाहे जान इस्तेमाल कर सकता था। वो फाइनली जब अपनी आंखें खोलता है, तो इन आंखों में एक प्योर लाइफ एनर्जी की लाइट फ्लैश होती है। उंगली के एक इशारे पे साइड की एक वाइन ट्रेम्बल हुई थी। ये इस तरीके से मूव कर दी जैसे उसकी कमांड सुन रही हो। ये भले ही जान का नया अवेकन वुड एट्रीब्यूट हो, लेकिन अब उसे अपनी चारों तरफ के हर एक प्लांट में से एक क्लोजनेस, एक कनेक्शन फील होता है, जैसे वो खुद इनका हिस्सा हो। उनकी पत्तियों की झंझनाहटें और जड़ों की वो हल्की सी मूवमेंट्स, ये सब उसके दिमाग में रिफ्लेक्ट हो रही थी। जान अपने हाथ को एक बार झटका देता है। आसपास के पेड़ तो उनसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ जेंटल सी हमिंग आवाजें सुनाई देती हैं। ये ऑलमोस्ट म्यूजिकल वाइब्रेशंस थी, जैसे नेचर खुद उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हो। वो अपने दोनों हाथों को देख के बोलता है, तो वुड एट्रीब्यूट इवन प्लांट लाइफ को ही परसीव कर सकता है। ऐसा परसेप्शन सोल सेंस से सिमिलर है, लेकिन मैं फील कर पा रहा हूँ कि उससे खास भी है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सोल पावर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये चीज एकदम परफेक्ट होगी। जान के दिमाग में एक सवाल आया था। वो सोचता है कि क्या मैं अपने फायर एट्रीब्यूट का भी इस्तेमाल करके इस तरीके से चीजों को परसीव कर सकता हूँ, क्या अपने अंदर की डुअल एनर्जीज को फील करके। जान के चेहरे पर सेटिस्फाइड स्माइल आई थी। उसकी बॉडी सच में एक परफेक्ट एल्केमिस्ट की बॉडी थी। ये फ्लेम से फोर्ज हुई होती है, लाइफ और ऐसे नरिश करता है। हालांकि जो भी एल्केमी को प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास हल्का सा वुडन एट्रीब्यूट तो होता ही है, लेकिन वो कभी अपनी लाइफ में इसे अवेकन नहीं कर पाते और ना ही इसे कंट्रोल कर पाते हैं। फाइनली जान की आंखें शार्प होती हैं। वो कहता है, चलो अब लास्ट इंग्रेडिएंट की बारी। और वो स्पिरिट सी जो कि माउंटेन्स के नीचे है, वो हवा में राइज होकर मार्किंग्स को फॉलो करता है, जिस मैप को वुड पपेट डीमन ने उसे दिया था। जान की बॉडी फ्लिकर होती है और वो शूट हो जाता है इस माउंटेन रेंज की बिल्कुल हार्ट की तरफ। लेकिन इस दिशा में मूव करने वाला बस वही नहीं था। अक्रॉस मेडिसिन वैली हजारों एल्केमिस्ट मूव कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स सबकी प्रिस्क्रिप्शंस अलग अलग थी और ये अपने अपने इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ रहे होते हैं। बट कोइंसिडेंटली और परहैप्स बाय डिजाइन, खास बात ये होती है कि सारी सारी रेसिपीज में लोग आखिरी इंग्रेडिएंट को ढूंढ नहीं पाए थे, और वो सभी मिसिंग मटेरियल बस एक ही जगह पे मिलते हैं। उस जगह का नाम था स्पिरिट सी, जो मौजूदा माउंटेन्स की गहराइयों में। अब क्या ये इंटेंशनल है या फिर नहीं, लेकिन ये जगह सबके लिए अल्टीमेट गैदरिंग स्पॉट बन गई
होती है इस एल्केमी राउंड का फाइनल ट्रायल। और मुझे लगता है इस सेरेमनी का सबसे फियर्सेस्ट बैटलफील्ड यही बनेगा। अभी पहाड़ों की और पेड़ों की शेडोज में कई लोग चुपचाप से मूव कर रहे होते हैं। इनमें से 3 6th ग्रेड के इमोर्टल एल्केमिस्ट थे, लेकिन अब इनके कपड़े पसीने से गीले होते हैं। इनमें से एक, जिसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था, वो बहुत हल्की आवाज में कहता है, क्या तुमने वो न्यूज सुनी? बाकी तो उसकी तरफ मुड़ के पूछते हैं क्या। वो पहला वाला बताता है कि याओ क्लैन की दोनों सिबलिंग्स येन क्लैन और शुइस्टैक के साथ एक फोर्स को बना चुके हैं और लगता है वो जियान का शिकार करना चाहते हैं। वो इस खतरे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसकी आवाज काफी अजीब थी, जैसे एक्साइटमेंट से भरी हो। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं होती है? जियान और एंशिएंट क्लैन के बीच की जो क्लैश होगी वो सच में मोन्यूमेंटल होने वाली है। बाकी दोनों रिपीट करके बोलते हैं जियान। आंखें तो दोनों की भी ग्लो करने लगती हैं। पहला वाला कहता है अभी स्पिरिट वैली में सबसे हाईएस्ट लेवल के कंटेंडर्स ऑलरेडी अलायंस को ज्वाइन कर चुके हैं। जियान की स्ट्रेंथ ने कईयों के दिलों को हिला के रख दिया है और इन एंशिएंट क्लैन के जीनियसेस ने किसी की प्रेजेंस में से सफोकेट नहीं किया। अगर वो जियान को एलिमिनेट नहीं करते हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस कॉन्टिनेंट के नंबर 1 एल्केमिस्ट का खिताब ये इनके हाथ में तो बिल्कुल नहीं जाने वाला। वो लास्ट वाला पूछता है लेकिन हम तो स्पिरिट सी में जा रहे हैं, इसका उससे क्या लेना देना है? पहला वाला फिर से कंटिन्यू करता है, लेटेस्ट रूमर्स के हिसाब से हर एक कंटेस्टेंट्स की रेसिपी में वो फाइनल इंग्रेडिएंट बचा हुआ है और वो लास्ट इंग्रेडिएंट स्पिरिट सी में मिलेगा, जो कि माउंटेन रेंज की बेस में है। मुझे लगता है ये अरेंजमेंट याओ क्लैन ने जानबूझ के की है, जिससे सबको एक साथ लाया जा सके। वो अपनी टोन को और भी दबा के बोलता है, खासकर वो स्पिरिट क्लैन की वुमन जो कि जियान के पास रहती है। लगता है उसे कॉन्स्पिरेसी के बारे में मालूम पड़ चुका है और उसने इंटरवीन करके एक्सपोज करने की कोशिश की। तीसरा वाला कहता है टिच, वो फेरी ऐसी देखने वाली वुमन। इन सब की उसे भी टारगेट करने की हिम्मत हुई, लेकिन अगर इन सब ने उसे हार्म नहीं किया है तो लगता है कि इस चीज का इंतजार कर रहे होंगे। तीनों बात करते करते आगे बढ़ने लगे थे। हाउएवर ये फील नहीं कर पाते कि एक फिगर चुपचाप से आसमान में हवर कर रहा था। उसने इनके सारे शब्दों को सुन लिया होता है। क्या जियान को यहाँ पे कोई जासूसी करने की जरूरत नहीं थी? इस जंगल के जितने सारे पेड़ पौधे हैं वो सारे जियान की खुद जासूस बन चुके हैं। इसे 1 किलोमीटर के दायरे की हर एक पत्ती जियान को सारा डेटा दे दी थी। इसे एक कन्वर्सेशन भी नेचुरली उसके दिमाग में चली आती है, जहाँ से लाके बोलता है ट्रबलसम लोग, यार जाने दो। जब वो सोचता है लिंग ऋषि के बारे में, जियान की आंखों में हल्का सा किलिंग इंटेंट राइज हुआ था। भले ही दोनों के बीच में बस थोड़ा सा कॉन्टेक्ट रहा हो, लेकिन उस लड़की का जियान के ऊपर भी काफी अच्छा इंप्रेशन था। वो उसे बस मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। वो कहता चलो मैं देखता हूँ कि एंशिएंट क्लैन के वो सो कॉल्ड जीनियसेस आखिर किस बात पे अपनी वो प्राउड फील करते हैं। जियान की बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक रे ऑफ लाइट में और वो माउंटेन के बीच में चला जाता है। ऐसी बात नहीं थी कि जियान घमंडी हो, वो जानता था कि भले उसके पास टेरिफाइंग सोल पावर हो, लेकिन तब भी जीनियसेस टफ ओपोनेंट्स होंगे। हाउएवर अगर कॉम्बैट एबिलिटीज की बात करी जाए तो ये बगीचे के फूल उसके सामने कैसे टिक सकते हैं, जो कि मौत के बीच में पला बड़ा है और यही कारण है जिसकी वजह से वो उसके खिलाफ अलायंस बना रहे हैं। लेकिन जियान को भी अपने डुअल एट्रीब्यूट को चेक करने की जरूरत थी। वो जानना चाहता था कि उसकी फुल माइट कहां तक पहुंचेगी, उसकी ड्रैगन गॉड ट्रांसमिशन की फ्लेमिंग दुखी अब एग्जैक्टली जियान की कॉम्बैट पावर कहां पे पहुंची है। इसके बारे में जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट का। हम सबसे पहले उसमें उस कैलकुलेटेड प्लान के बारे में जानेंगे और जानेंगे उन लीडर्स के बारे में जो षड्यंत्र के पीछे है। फिर आगे हमारी मुलाकात एक ड्रैगन से होने वाली है। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, इसे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड को आप आज शाम को ही देख पाओ तो डेफिनेटली यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ इट। और हाँ, जिन्हें हमेशा 2 से 3 पार्ट्स आगे रहना हो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। इसी के साथ हमारा भाई लेता है विदाई। सो या टेक केयर।